सखी सहेली। सभी सखियों और सहेलियों को और हमारे श्रोता सखा को मंजरी वर्मा और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। और मंजरी, बस बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और आज सबसे पहले हम परिवर्तन की बात करेंगे। देखिए, दिन बदलते हैं, तारीखें बदलती है, महीने बदल जाते हैं, साल दर साल बदल जाते हैं और इस तरह से हमारे जीवन में कई सारे और भी बदलाव आते हैं। लेकिन इन बदलावों को हमें सहर्ष स्वीकार करना पड़ता है और करना चाहिए भी। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जो है वो एक संसार का नियम भी है। संसार में रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कभी जलवायु में होते हैं तो कभी सुविधाओं में, कभी तकनीकी में होते हैं, कभी रहन सहन में, रिश्तों में, और हर जगह कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा और ना ही हो सकता है। जैसे हम किचन में रोज अलग अलग तरीके के स्वाद भरे खाद्य पदार्थ बनाते हैं, वैसे ही रिश्ते भी होते हैं। हमारे रिश्ते में भी आज मिठास है, कल कड़वाहट है, इस तरह से चलते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन हमें रिश्ते तो बनाने की बात करनी चाहिए। और उसी तरह बात होती है पहनावे की, कि जो हम पहनते हैं उसमें भी कितने तरह तरह के वस्त्र होते हैं, कितने कलरफुल रंगीन होते हैं कि हम बदल बदल कर पहनते हैं और हमारे तन पर वो शोभित भी होते हैं। बिल्कुल, और फैशन भी बदलता रहता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि फैशन के मुताबिक अपने कपड़ों को पहनने का तरीका रखें, ताकि हम भी इस समय के हिसाब से उसके मुताबिक या उसके साथ हम चल सकें। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब सब कुछ बदलता है तो जैसे जैसे समय बदलता है, फैशन बदलती है, अपने कपड़ों का भी चुनाव हम कुछ उस तरह से करते रहे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, महिला हो या पुरुष, पहनावे में अंतर आया है, खासकर महिलाओं में। समय के साथ परिवर्तन होता ही है। बदलते दौर के अनुसार उसे स्वीकार कर अपनी सोच को लचीला भी बनाकर हमें रखना चाहिए। और जहां जिस परिवार में ऐसा नहीं होता है, वहां आपसी तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। और क्योंकि होता है क्या है मंजू जी, कि कुछ सदस्य बोलते हैं नहीं आप ये पहनिए वो पहनिए, तो इसमें अपने मन का नहीं होता है तो भी खराब लगता है। तो अक्सर क्या होता है, जब विवाह के बाद जो है ऐसी समस्या आ ही जाती है कि जब कोई माँ अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए बहू खोजती है, तो वो भी चाहती है कि एक आधुनिक और पढ़ी लिखी बहू की चाहत रखती है, तो वो अपने लिए वैसा ढूंढती है और चाहती है कि बेटे के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चले। मगर जब रहन सहन पहनावे की बात आती है, तो फिर वो उनका मन होता है कि नहीं, हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही पहनो। हालांकि बदलाव तो होता ही है। यानी मतलब परिवार को ऐसा लगता है कि कुछ क्षेत्रों में तो जो आने वाली हमारी बहू है वो एकदम आगे रहे, मॉडर्न रहे, लेकिन जब वहीं उसके साथ जब दूसरे क्षेत्र जुड़े होते हैं, वहां जब वो मॉडर्न हो जाती है तो उन्हें ठीक नहीं लगता। उन्हें लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल एकदम घर के अंदर जिस तरह से हम चाहते हैं वैसे रहे। तो लेकिन ये होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर फिर टकराव की स्थिति आ जाती है। जो सोचते हैं कि बहू उसी तरह से रहें, पहने, चले जैसा वो चाहती है। अगर आप ये सोचें कि वो एक आत्मनिर्भर व्यक्तित्व वाली महिला है और उसकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपनी पसंद नापसंद है, वो आपका आदर करती है, इसलिए आपकी बात मान तो लेंगी। मगर क्या ये बात सही है, इस बारे में भी हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि आप अपनी सोच उस पर थोपे ना, बल्कि ये ना कहें कि नहीं आपको यही करना है या वही करना है। जब आप मॉडर्न है ये समझ करके लाए हैं, तो उसकी जो पसंद नापसंद है उस पर थोड़ा सा विश्वास भी हमें रखना चाहिए और सोचे कि हाँ भाई, अगर वो ऐसा कर रही है तो उसकी ज़रूरत ज़रूर होगी। हाँ, लेकिन ये बात है कि 30 त्योहारों पर आप उनसे ये कह सकते हैं कि भाई इस तरह के आप कपड़े पहन लो, श्रृंगार कर लो, सज धज लो, तो थोड़ी सी उसको यूँ कह सकते हैं एडवाइस दे सकते हैं या फिर कोई सुझाव दे सकते हैं, लेकिन अपने विचारों को उनके ऊपर थोपे ना। बिल्कुल। और अपनी बहू को भी बेटी के समान ही समझे। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जिन वस्त्रों को पहन सकती है, तो आपकी बहू भी पहन सकती है। तो आप क्या करिए कि जब किसी भी परिवार में जा रही हो, तो आपको ये देखना है कि वो किस हिसाब से वो पहनावा रखती है। तो कहीं बाहर घूमने जाना है तो ऐसे लिबास पहनो कि वो आधुनिक भी हो और शालीनता लिए भी हो। कभी अगर ऐसा लगे कि आप अपने आपको कहना चाहती हैं कि बहू ने कुछ और पहना और आपको लग रहा है नहीं भाई वो इस जगह जा रही है तो ऐसे वस्त्र पहनिए, तो अब आप जो है अपने कहने का अंदाज बदल दीजिए कि उससे ये कह सकते हैं कि अरे ये ड्रेस तुम्हारी फैशन के अनुसार
है, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत भी लग रही हो इसमें, लेकिन तुम जहाँ जा रही हो उसके वे अनुकूल नहीं थोड़े है। पुराने ख्यालों के उसके अनुकूल नहीं है। अगर उन्होंने तारीफ नहीं करी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। और वैसे कोई पारंपरिक ड्रेस पहन सकती हो तो वो भी चलेगा। तो जब आप इस तरह से अपनी बात कहेंगी तो बहू के मन पे लगेगा कि नहीं माँ जी सही कह रही हैं। तो यानी बात अपनी पहुंच हाँ, भी जाएगी और उसे बुरा भी नहीं और लगेगा। वो ये कहेंगे कि भई मैं तो सब तुम्हारे ऊपर ही छोड़ती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब हो सकता है कि आपकी बात वो समझ जाए और बदल कर फिर वो दूसरे कपड़े पहन ले। और सुविधाजनक लिबास यानी कि रिवीलिंग लिबास सभी को पसंद आते हैं और अक्सर लड़कियों को हम देखते हैं कि वो कैप्री पहनती हैं या कुछ और भी जो भी मॉडर्न लिबास होता है वो पहनती है, और वहीं शादी के बाद इनको अगर पहनने से रोका जाता है तो सोचना पड़ता है। हालांकि काफी बदलाव हुआ है अब लोगों की सोच में, पहन भी रहे हैं, लेकिन कई बार जो ऐसे परिवर्तन होते हैं उन्हें हमें थोड़ा सहजता से स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब भाई उस जमाने में तो हम जब आते थे तो इस तरह से पूरी साड़ी पहन करके लपेट करके घूंघट निकाल के ऐसा ढक करके रखते थे, लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसा नहीं करती। देखिए जब लड़कियां या बहुएं या बेटियां कंधों से कंधे मिलाकर जब आगे बढ़ रही है तो फिर जब लिबास की बात आती है तो हम उनसे ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो जो पुराने जमाने में रहते थे वैसे रहें, क्योंकि अब ऐसे कई सारे काम हैं जो पहले की महिलाएं नहीं करती थी, लेकिन अब उन क्षेत्रों में महिलाओं का हस्तक्षेप बढ़ा है। तो जब इन क्षेत्रों में उनका हस्तक्षेप बढ़ता है तो कुछ परिवर्तन तो आना लाजमी है, तो उन्हें हमें सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जिस जगह हम रहते हैं आसपास का माहौल कैसा है और फिर हमारे ऊपर किस तरह का पहनावा अच्छा लगेगा, ये सब हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसी के अनुसार हमें वस्त्र पहनने चाहिए। अपनी बहू के साथ स्नेहमयी व्यवहार रखें। जब कोई बात प्यार से कही जाती है तो उसका आदर सामने वाला भी करता है और अपने रिश्तों में मिठास बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। वैसे भी ताली जो कहते हैं ना मंजू जी की एक हाथ से तो बजती नहीं है, यानी दोनों पक्षों को समझना होता है। और जब आप खुद हर खास मौके पर सुंदर सुंदर लिबास तोहफे के रूप में अब देंगी तो भला वो क्यों नहीं पहनेगी। कभी आप उसे साड़ी दीजिए, कभी सलवार सूट दीजिए, कभी आजकल के जो चले हैं प्लाजो, कुर्ती, लेगिंग्स, स्कर्ट, जीन्स टॉप, मिडी वगैरह देंगे तो वो खुश होके पहनेगी, अरे मेरी माँ जी ने तरह तरह के वस्त्र हमें दिए हैं। और कभी कभी खुद भी थोड़ा सा मॉडर्न ड्रेस पहनकर देखिए शीशे के सामने कि आप कैसी लग रही हैं, तो क्या पता ये जो बदलाव है ये आपको भी पसंद आ जाए। बिल्कुल। और बदलाव पसंद आने की बात तो ठीक है, लेकिन कई बार सुविधाजनक भी बहुत हो जाते हैं। जैसे कि हम कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, वहां अगर हमें ऊपर की सीट मिली है, वहां ऊपर चढ़ना है हमें, तो उस समय भी कुछ ऐसे वस्त्र रहते हैं जो पहनने से हमें बहुत सुविधा होती है। लेकिन अगर हम परंपरा के तौर पर अगर हम नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही पहना जाता है, तो यात्रा करते समय या फिर कहीं जब बहुत लंबी दूरी तक हमें चलना पड़ता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तब भी कुछ ऐसे वस्त्र रहते हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक होते हैं। तो ये भी एक बात है कि बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए। और जो मंजू जी आपने कहा ना सफर के दौरान, तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सफर के समय में कैसे कपड़े पहनने हैं। बिल्कुल। और जिस परिवार में आपसी समझ और तालमेल अच्छा होता है वहाँ का माहौल भी थोड़ा सा अलग और अच्छा होता है। फिर अड़ोस पड़ोस की बातों में आप जरा भी मत आइए, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के जो कई बार ऐसा होता है कि लोगों का काम है कहना, वो कहते हैं। तो आप ये ना सोचिए कि भाई फला व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो उसकी बातों में आकर के आप अपनी बहू से झगड़ा करने लग जाए कि देखो वो तुम्हारे बारे में। आप खुद सोचें कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। आप जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ क्या उचित रहेगा, क्या उचित नहीं रहेगा। और मंजू जी जिंदगी के पल कितने हसीन होते हैं, इनके रिश्तों में महक होती है। अपने घर परिवार में इस महक रूपी पौधे को सींचिए अपनी ममता से, प्यार से, आशीर्वाद से और दुलार से। जब हम किसी बेटी को अपने घर की लक्ष्मी मानकर लाते हैं, स्वागत करते हैं, तो फिर अगले पल हम बदल क्यों जाते हैं। और वहीं हमारी बेटी भी तो किसी के घर की शोभा बनती है। कहीं उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो इसलिए जो आप अपने लिए चाहती हैं उसे दूसरों के साथ भी अच्छा करने की मंशा रखें। बिल्कुल। खुशियां जो है वो बांटने से ही बढ़ती हैं और जिंदगी जो है वो रेत की तरह होती है, जाने कब मुट्ठी से फिसल जाए। तो मुट्ठी खोल कर रखिए, खुशियों को आने दीजिए और जो आपकी दुख तकलीफें हैं, कष्ट हैं, उसको जाने दीजिए। और यही जो है वो जिंदगी का बेहतरीन फलसफा है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं। हम भी अब बदलाव को अपनाते हैं कि अपनी बातों को थोड़ा सा रोक करके हम भी संगीत का आनंद लेते हैं।
दीवाना चला आए के दिले बेकरार की कसम। जहाँ बोलो दीवाना चला आए के दिले बेकरार की कसम। तेरे ही दम पे तो फूलों पे निखार है। तू है अगर तो खिजाओं में बहार है। उल्फत की राहों में महकी फिजाओं में आ जाना चुपके से झूम के बलम। चढ़े चंदा तो तुम भी चले आना सजन, तुम्हें प्यार की कसम। जहाँ बोलो दीवाना चला आए के दिले बेकरार की कसम। चला आए के दिले बेकरार की कसम। चढ़े चंदा तो तुम भी चले आना सजन, तुम्हें प्यार की कसम। दिल जो दिया तो क्या पर्दा जहान से। दिल जो दिया तो क्या पर्दा जहान से। मिटना ही है तो मिटेंगे बड़ी शान से। होगा जो होना है काहे का रोना है, हंस के ही सहने हैं प्यार के सितम। चढ़े चंदा तो तुम भी चले आना सजन, तुम्हें प्यार की कसम। जहाँ बोलो दीवाना चला आए के दिले बेकरार की कसम। तो कितना प्यारा ये गीत हम लोगों ने अभी सुना। बिल्कुल मंजरी, हमने ये गीत सुना और साथ ही साथ जैसा कि हम उसके पहले बात कर रहे थे बदलाव की, तो जैसा कि थोड़ी देर हमने बात की, फिर हमने संगीत सुन लिया, अब फिर हमारा किसी अगले विषय पर बात होगी, तो ये भी एक तरह से बदलाव है। तो ये बदलाव जो होते हैं ये जीवन में एक रास्ता नहीं आने देते हैं। यानी कि जब हम थोड़ी देर अपना काम कर लें, थोड़ा सा हमारा मनोरंजन हो जाए, या फिर थोड़ा उसके बाद में हम थोड़ा सा घूम फिर करके अपने शरीर को फिर से ठीक ठाक कर लें, तो ये भी एक छोटे छोटे बदलाव है। वैसे ही जैसे कि अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं। बिल्कुल, हाँ, विषय भी जब अलग अलग होते हैं तो ये अगर हम एक ही विषय पर रोज बात करेंगे तो भी हम बोर हो जाएंगे, या फिर लोग भी कहेंगे कि अरे क्या इनके पास कोई और विषय नहीं है। उसी तरह से कुछ लोग भी होते हैं जो हमसे मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, फिर कुछ नए लोग आते हैं हमारे जीवन में, कुछ लोग बिछड़ जाते हैं। लेकिन जो लोग हमसे बिछड़ जाते हैं या जो लोग चले जाते हैं, वो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो हमेशा के लिए हमें याद रह जाते हैं, या उनके उन कामों की वजह से दुनिया उन्हें याद रखती है। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत को हम याद कर रहे हैं, प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि, लेखक, साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी की आज पुण्यतिथि, और हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करते हुए उनका स्मरण कर रहे हैं। और सन 1955 में भारत सरकार ने उन्हें विदेश मंत्रालय के हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया, जहां करीब 10 वर्ष रहकर उन्होंने हिंदी को राजनयिक कामकाज का एक सक्षम माध्यम बनाया था। और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं
जैसे कि मधुशाला, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, मधुकलश या एकांत संगीत। बिल्कुल, और इसके साथ-साथ सतरंगिनी, मिलन यामिनी, बुद्ध और नाचगर, त्रिभंगिमा, आरती और अंगारे, जाल समेटा, आकुल अंतर और सूत की माला प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य की विलक्षणता ही उनकी लोकप्रियता के सुनहरे मोती हैं। हरिवंश जी की कविता की लोकप्रियता का प्रधान कारण उसकी सहजता और संवेदनशीलता है। बिल्कुल। उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तित्व और जीवन दर्शन की झलक तो मिलती है, साथ ही उनकी अद्भुत बेबाक शैली से भी परिचय होता है। और 1976 में हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सरस्वती सम्मान, नेहरू अवार्ड, लोटस अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो आज हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने है वो, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। बिछड़े मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। वाकई दुनिया से जाने वाले चले जाते हैं कहाँ। ये गीत अपने आप में जब भी सुनते हैं तो दिल भर आता है उन यादों के साथ जिनके साथ हमने वक्त बिताया होता है, और उन यादों के साथ जिनके साथ हमने वक्त तो नहीं बिताया होता है, लेकिन हमने उनकी बहुत सी बातें, बहुत से गीत, बहुत सी रचनाएं सुनी होती है, या जो भी उन्होंने काम किया होता है उसको हमने जाना होता है। बिल्कुल, है ना। तो वो बातें तो याद आती ही हैं, लेकिन फिर बात वही आती है कि हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं हम मेवों की। वैसे तो सर्दियों में खास खाने का रिवाज है कि, लेकिन वैसे साल भर भी हम खा सकते हैं, लेकिन हाँ मात्रा का और किस तरीके से खाया जाता है उसका अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें तो साल भर इनका इस्तेमाल करके हम इनकी पौष्टिकता को ग्रहण कर सकते हैं। मेवे जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स के नाम
से भी जानते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई फ्रूट, और प्रोटीन और फाइबर का एक बेहतरीन माध्यम है ये, और इसको खाने से कई तरह के फायदे हैं। अगर किसी को डायबिटीज या दिल से जुड़ी बीमारी या कब्ज है तो ऐसे में आप थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह के हिसाब से खा सकते हैं इसको। और जो लोग वजन घटाना चाहते हैं तो मेवे भूख दबाने का एक अच्छा स्रोत है, क्योंकि ये थोड़ा सा खाने से पेट भर जाता है, तो इसके लिए आप उस समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो जो शरीर को भरपूर ऊर्जा प्रदान करता है और हमें दिन भर अच्छा महसूस करवाते हैं, यानी उससे ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम अच्छा महसूस करते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति एक लगभग सब मिला करके एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट, या फिर आपकी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से या जितना आपको पचता है उस हिसाब से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे प्री वर्कआउट खाने में भी शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल। और जो ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये मिनरल, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, साथ ही इनमें शुगर की मात्रा भी होती है। बादाम खाने से भूख नियंत्रित होती है, वजन कम करने में मदद करता है, जैसा कि आपने अभी बताया ही है। साथ साथ ये दिमाग को भी बहुत मजबूत करता है, क्योंकि मंजू जी याद है ना कि जब सब लोग कहते हैं कि अरे दादी नानी लोग बोलते थे ना कि बादाम खाओ दिमाग मजबूत रहेगा, है ना। तो 100 ग्राम बादाम अगर आप लेते हैं तो उसमें 576 के आसपास उसकी कैलोरी की मात्रा होती है, और साथ में ये प्रोटीन, मोनो संतृप्त वसा और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अगर इसे आप रात में भिगोकर खाते हैं तो ये पचने में बहुत आसानी होती है। बिल्कुल, पचने में भी आसानी होती है। और जैसे अभी तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन जब गर्मी आ जाती है, अगर उसमें अगर हम ज्यादा इन ड्राई फ्रूट का प्रयोग करते हैं तो वो गर्मी पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि रात को पानी में भिगा करके उसे सुबह खाते हैं तो उसकी जो गर्मी है वो दूर हो जाती है, तो फिर वो नुकसान नहीं करेगा, गर्मी से होने वाले जो नुकसान है वो नहीं होंगे। और तो मंजू जी कुछ लोग तो बादाम को रात भर भिगोते हैं और सुबह छील करके उसको सिल पर घिसते हैं, तो उसका जो पेस्ट निकलता है वो खाते हैं और दूध के साथ लेते हैं। और बच्चों को भी कहा जाता है कि वो थोड़ा सा चटा दिया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं जो चबा नहीं पाते ठीक तरह से, तो उनके लिए ये नुस्खा जो है वो अपनाया जाता है, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और अब हम बात करते हैं किशमिश की। वैसे किशमिश तो हम बहुत सारी चीजों में डालते भी हैं ना, जैसे हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, तो उसमें किशमिश के बिना मजा नहीं आता। और ज्यादातर घरों में होती है किशमिश, है ना? तो ज्यादातर घरों में ये पाई भी जाती है, और मतलब रखते हैं लोग क्योंकि उसका उपयोग होता है। और जिन्हें मीठा खाना किसी रोग की वजह से मनाही हो तो वो इसका उपयोग कम करे, ये एक सावधानी है जो हमें रखना है। लेकिन किशमिश में जो है आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है, और 100 ग्राम किशमिश में आपको केवल 0.5 ग्राम वसा और 299 किलो कैलोरी मिलेगी, जो उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्हें वजन कम करना है। वैसे ही अखरोट की अगर हम बात करें तो ये भी स्वाद से भरपूर होता है और पोषक तत्वों की इसमें भरमार होती है, और इसमें विटामिन B2, C, K और B पाया जाता है। और इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए जैसा कि हमने अभी कहा कि इसकी भी तासीर गर्म होती है, तो इसे भी आप रात को पानी में भिगा करके सुबह खाएं। और सर्दियों के मौसम में अगर चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और दिल के साथ इम्यून सिस्टम को भी ये मजबूत रखता है, सर्दी जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव करता है। और किशमिश के बारे में हमें एक बार और यहाँ की इसमें बहुत सारा चूंकि आयरन भी होता है, तो जिनको थोड़ी खून की कमी रहती है तो वो लोग भी रात को इसी के साथ, जैसे बड़ी किशमिश जिसे मुनक्का कहते हैं, तो रात में भिगा करके सुबह आप अगर खा लें तो आयरन की कमी नहीं होगी, यानी लोह तत्वों की कमी नहीं होगी। और कई बार लोग जो एसिडिटी की शिकायत से भी बहुत परेशान रहते हैं, और मुनक्के को कहते हैं मंजू जी दूध में उबाल करके अगर उसको खाते हैं तो भी बहुत तो उससे भी आयरन अच्छा मिलता है। और जिन्हें एसिडिटी की शिकायत रहती है वो भी अगर रात को पानी में भिगा करके इसको सुबह उसका पानी भी पी ले और उससे भी खा ले तो वो भी फायदा करता है। तो ये इसी तरह हम अगले उसके मेवे की बात करते हैं जो पिस्ता है। और पिस्ता जो है उसका हल्का हरा रंग देखते ही मन को बहुत अच्छा लगता है, और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट शरीर से भरपूर होता है, और इसके अतिरिक्त वसा से लड़ने और उसको पचाने में, जो अंदर हम खाते हैं उसको पचाने में भी मदद करता है। फाइबर से ये भरपूर होता है और खाने के बाद इससे पेट भरा भरा सा लगता है। और ये जो है हमारे अंदर की जो आंतें होती हैं उनके जो मूवमेंट होता है, गति होती है, उसको सही करने में भी सहायक होता है। इसी तरह
खजूर की बात होती है कि वो भी स्वाद से भरपूर होता है और वेट लॉस करने के लिए ये हल्की सी मिठास लिए बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए खाना चाहिए। और विटामिन B5 मिलता है और इससे सहन शक्ति को बढ़ने में मदद मिलती है, जिसके कारण आप जो है काफी देर तक व्यायाम कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस तरह से पिस्ता खजूर आपके लिए फायदेमंद भी है। और कई बार तो जो मिठाइयाँ बनती है ना मंजरी, तो उसमें केवल खजूर की मिठास ही डाली जाती है, ताकि मिठाई भी बन जाए, वो मिठास भी आ जाए और शक्कर वगैरह का उपयोग ना करना पड़े। तो इस तरह से मीठा बनाने के लिए किसी चीज को भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हम लोग फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन कुछ इस तरह की मेवों से भरी रेसिपी बता सकते हैं ना। और काजू की अगर हम बात करें तो जिसे देखते ही कई सारी मिठाइयाँ हमें याद आ जाती है। और काजू एक ऐसी चीज है ना कि जब अगर हम सामने आया हमारे देख लेते हैं तो कम से कम 2-3 काजू तो हमारे मुंह में चले ही जाते हैं। तो वो क्योंकि उसका जो स्वाद है वो बहुत बढ़िया होता है और इसमें मैग्नीशियम, वसा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होती है और ये चयापचय को नियमित करने में मदद करता है और वेट लॉस प्रक्रिया को भी ये गति प्रदान करता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि काजू जो है बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए। एक बार में आपको कम से कम मतलब लगभग 2-3 या 4 काजू खा लेना काफी होता है, इससे ज्यादा मात्रा में और यहाँ पर हम ये भी एक खास चीज बताना चाहेंगे कि काजू जब भी खा रहे हो तो एक बार साबुत जो काजू होता है उसको एक बार आप बीच से उसके 2 पार्ट करके खोल करके ही देख लें, तभी खाएं। क्योंकि कभी कभी होता है कि किन्नी काजू में थोड़े से खराब होते हैं वो। बिल्कुल। तो खुबानी की अगर हम बात करें इसके बाद, तो खुबानी भी 5 घंटे तक भूख को रोक सकती है। यानी कि आपने अगर 1-2 खुबानी खा ली तो उसके बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो ये भी एक वेट लॉस के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसका मीठा सा जो स्वाद होता है वो भी अच्छा होता है, जो कि मिठाइयों में कई बार इस्तेमाल किया जाता है मिठास देने के लिए। और मैग्नीशियम की मात्रा होती है इसमें। वैसे ही अंजीर का सेवन करने से भी पाचन तंत्र ठीक रहता है, कब्ज की समस्या से निजात मिलती है इससे अंजीर से। और 2-3 अंजीर रात में पानी में भिगो कर रख दें और अगली सुबह खा लें। इसका पानी भी हमें पी लेना चाहिए, वो भी फायदेमंद होता है। और जैसे चिरौंजी सभी घरों में किशमिश के साथ डिब्बों में दोस्त की तरह रहती है ना, दोनों की पुड़िया लोग रख देते हैं तो ये अक्सर होता है। और ये छोटी छोटी सी होती है, बड़ी प्यारी सी, और प्रोटीन से भरी होती हैं। ये भी शरीर की कमजोरी को दूर करती हैं, साथ ही इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। सर्दी जुकाम में भी इसका सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है और इसे आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। और चिरौंजी का तो उपटन भी लगाया जाता है। और इसी तरह बात करते हैं प्लम की, इसमें भी फाइबर बहुत होता है और आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन मेवों को कैसे खाएं। तो बादाम को तो जैसा हम लोगों ने बताया है कि दूध के साथ सुबह या रात में ले सकते हैं। बादाम, किशमिश भीगी हुई भी सुबह खाली पेट खाने से बहुत फायदा होता है। इसके साथ ही आप इसकी स्मूदी भी बनाकर दूध के साथ आप पी सकते हैं। व्यंजनों में तो इनका उपयोग होता ही है, तो वैसे व्यंजनों के साथ उपयोग करें या फिर खाली ये भी खा सकते हैं। और उपयोग किस तरह से करना है कई लोग जानते भी हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको हमने बताया भी है कि किस तरह से लेना है। तो अगर बहुत भूख लग रही है तो स्नैक्स के रूप में भी इसे खाया जा सकता है। 20 ग्राम से अधिक मेवों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए और उतना ही लें जितना फायदा करे, पचा सके और पेट भी खराब ना हो। यानी कि अपनी अवस्था देखकर ही खाएं। खाना चाहिए, ये हम सभी के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग अवस्था होती है, उसके पचाने की क्षमता अलग अलग होती है, अनुसार खाना तो चाहिए। या फिर कई लोगों को कुछ बीमारियां भी होती है तो उसमें भी वो चीजें मनाही होती है खाने की, तो डॉक्टर की सलाह ले लें ऐसे में आप। और इसके साथ वे रोगी व्यक्ति जिन्हें मेवा खाने, जैसा कि हमने अभी बोला है, तो वो भी इस तरह से, या फिर कई बार एलर्जी होती है कुछ लोगों को कि किसी एक चीज से एलर्जी होती है, तो ये सब अपनी शारीरिक अवस्थाएं देखकर इनका उपयोग करें। और मंजू जी, बच्चे जो होते हैं ना वो जरा ड्राई फ्रूट खाने के मामले में बहुत चोर होते हैं भागते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना है, बादाम चबाना नहीं चाहेंगे, उसकी जगह कुछ और खा लेंगे। तो माओ को क्या करना चाहिए, सखियों को, बहनों को, कि वो बादाम को पीस करके उसका पाउडर बना के बढ़िया दूध में डाल के छान दे, तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या मिला हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब है कि माँ बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। वैसे माओ को तो ऐसे कई सारी ट्रिक्स अपनानी पड़ती है
हाँ, बच्चों के लिए बिल्कुल। कि जैसे कई सारी सब्जियां वो नहीं खाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको अच्छी तरह से पीस करके आटे में मिला करके या तो उनके हाँ, पराठे पराठे बना बना देते हैं, दिए। पूरियां बना देते हैं या फिर चिले बना जी। देते हैं उसके। तो इस तरह से कई बार सूप बना देते हैं, मतलब दूसरी 2 चीज़ों के साथ में तीसरी एक चीज़ ये भी जो चीज़ नहीं खाते मिला करके अच्छा सा सूप बना देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हमें बिल्कुल। गृहिणियों को अपनानी अपनानी है। पड़ती है और हुँ। खुद भी खाएँ और और सबको खिलाएँ, लेकिन महिलाएँ भी ज़रूर खाएँ। बिल्कुल। है ना? फिलहाल हम लोग सुनते हैं एक गीत। मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। दर्द चाहा था हमने छिपाना, खुल गया फिर भी दिल का फसाना। दर्द चाहा था हमने छिपाना, खुल गया फिर भी दिल का फसाना। दिल ने ये क्या किया, ओ सलोने पिया, मुरा धड़के जिया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। जो छिपाना मैं चाहा, खोने कह दिया, खोने कह दिया, और जो मैं कहना चाहा दिल में ही रह गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। आँखों आँखों में करके इशारे, किसने दिल से कहा हम तुम्हारे। आँखों आँखों में करके इशारे, किसने दिल से कहा हम तुम्हारे। हाय ये क्या किया, ओ सलोने पिया, मोरा धड़के जिया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। प्यार की बात हो गई और सभी को किसी न किसी चीज से प्यार होता है, किसी जी। को खाने की चीज से, किसी को किसी व्यक्ति से प्यार होता है, बिल्कुल। या फिर किसी को कुछ अलग तरह के वस्त्रों से प्यार होता किसी है, को या किसी को किताबों से। लेखन से, किताबों जी। से। तो ये हर एक के अपने अपने मन की बात है। लेकिन अभी फिलहाल हम जो फेसबुक पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई जी। हैं हमारे श्रोताओं की, तो उनमें से कुछ को हम पढ़कर यहाँ सुनाना चाहते हैं। जैसा कि हमने आज जो भी विषय हम लेने वाले हैं उनके बारे में हमने फेसबुक पर लिखा, तो बहुत सारे श्रोताओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें बदलाव यानी परिवर्तन, परिवर्तन प्रकृति का नियम, परिवर्तन हमेशा होता है और होना भी चाहिए, इसलिए समझदारी से उन बदलावों को हम स्वीकार करें। आजकल इस डिजिटल युग में बहुत सारे बदलाव आए हैं, कालाय तस्मै नमः यानी स्वीकार करना ही सबसे बड़ी समझदारी है, ये बिल्कुल। इन्होंने लिखा है। इसके बाद एक और श्रोता ने लिखा है कि दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ फूल और
पात बदलते हैं, समय के साथ परिवर्तन आता रहता है और साथ साथ चलना भी जरूरी है। और हमारी एक सखी ने जी। लिखा है कि एकांत वरदान है। हमारे ऋषि मुनि एकांतवास में ही इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। एकांतवास में हम अपने आप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और खुद के बारे में और दूसरों के बारे में भी सोच सकते हैं। एकांतवास में हमें मन को बहुत शांति मिलती है और ध्यान भी एकांतवास का एक छोटा सा रूप है। और एक और हमारी सखी है जिन्होंने लिखा है कि आज एकांत की बात हो रही है तो एकांत अपने से अपने को मिलने की जगह है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में से थोड़ा वक्त निकालकर अपने आप को अगर एकांत में बैठकर हम कुछ पल बिताएं तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कई उलझनों का हल मिल सकता है, हम अपने आप को पहचान सकते हैं, हम जीवन में बेहतरीन व्यक्ति अपने आप को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई और एक और जो कमेंट है वो हमें दिख रहा है कि सचमुच जीवन में बदलाव पहनावे के साथ विचारों का भी जी। अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। जैसे प्रकृति समय समय पर बदलाव कर अपने नए रूप में आती है और पृथ्वी पर जीवन फिर एक बार खिल उठता है, इसी तरह हमको अपने जीवन में समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर सभी के जीवन में खुशहाली रहे, ऐसे स्वयं को ढालने का जी। प्रयास अवश्य करना चाहिए। जिसने समयानुरूप खुद को बदल लिया उसने जीना सीख लिया। ये हमारे व्यक्तिगत विचार बिल्कुल, हैं। हमारे सभी श्रोता सखियों और सखाओं ने बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखकर भेजे हैं, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। और सच में मंजू जी, वरदान जो है एक एकांत है। और हम कुछ लोग जो है जीवन में सभी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, यानी जरूरत की आवश्यकता की पूर्ति के समस्त साधन, जिसमें अच्छा पैकेज शामिल होता है, बड़ा सा घर, लग्जरी कार, अच्छे वस्त्र, आभूषण और मनपसंद के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। और आप एसी में 24 घंटे बिताते हैं, एक ही फोन कॉल पर सभी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी उन्हें एक समय अकेलापन, खालीपन और अधूरापन अनुभव होने लगता है। वास्तव में देखा जाए तो सफलता की सीढ़ियां चढ़कर अकेलेपन के शिखर तक पहुंच जाने वाले बहुत से लोग होते हैं, पर उनकी परेशानी ये होती है कि वे करियर या अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और उनके रिश्ते, अपने आत्मीय जन, दोस्त हाथ से निकल चुके होते हैं, समय भी उनकी पहुंच से बाहर निकल गया होता है। यानी कि आप इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एकांत आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और जब बिल्कुल। एकांत मिलता है तो वो वरदान तो है ही। हाँ, बिल्कुल। कुछ जीवन में एकांत के क्षण मिलना बहुत जरूरी होता है मंजरी, पर एकाकीपन नहीं। एकांत और एकाकीपन, ये जो दो शब्द हैं, इनमें बहुत फर्क होता है। एकाकीपन का अर्थ ये है होता है कि हमारा सब कुछ छूट गया, कोई हमारे अकेले साथ रह नहीं, गए कोई हैं। पास जी। नहीं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं, या कोई हमें समझने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। इतने हम परेशान हो जाते हैं एकाकीपन से कि कई बार तो डिप्रेशन में जाने जी। की भी उसमें संभावना बनी रहती है। तो वो एकाकीपन हुआ। लेकिन एकांत वो होता है जो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम कुछ क्षण या कुछ समय ऐसे होते हैं जो अपने आप के लिए बिताना चाहते हैं। यानी दिन भर हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन एकांत के जो क्षण होते हैं वो हमारा अपने आप से मुलाकात का समय बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। यानी अंदर झांकने का समय होता है। हम अपने अंदर झांकें, अपने अंदर देखें और सोचें कि क्या सही है, क्या गलत है, जी। मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मैंने पाया, क्या पाना अभी बाकी है, या फिर जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं या चल रही हूं, क्या वो सही है क्या नहीं। यानी कि आत्म विश्लेषण का बिल्कुल। समय होता है, तो वो होता है एकांत। तो बिल्कुल। एकांत को आप ये समझे कि ये वरदान है आपके बिल्कुल। लिए, अपने आप से मिलने का समय, इसका हमें सदुपयोग करना बिल्कुल। चाहिए। और जो मनुष्य अकेले नहीं रह सकता वो किसी के साथ भी नहीं रह सकता। जो अकेले रहने के सौंदर्य को जानता है, उसमें वो लोगों के संपर्क में आने की क्षमता भी उसके अंदर होती है। वास्तव में अकेले रहने का अभिप्राय ये है कि हम अपने साथ हैं, क्योंकि ये एकांत जो है वो एकाकीपन या जीवन का चरम सत्य है। ये अकेलापन हमारे अंतर मन में छिपी हुई महानतम शक्तियों को विकसित करने का साधन है। बिल्कुल। स्वयं पर आश्रित होने से हम अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हैं। जितना हम अपनी शक्तियों से कार्य लेते हैं उसी अनुपात में उनका विकास होता है और हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। अतः जो अपना सुख व खुशी दूसरों से चाहते हैं उनके ही सुख में सुखी हों और उनकी नाराजगी से अस्त व्यस्त हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत दूसरों की चाकरी में फंसे रहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि जी। एकांत की, तो यही है एकांत के अपने अंतर मन में कई सारी शक्तियां होती है। जी। तो वो जो शक्तियां होती है ना, हम उन्हें कई बार पहचान नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि बस जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन इससे और अधिक
हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये अगर हमें जानना है तो एकांत का होना बहुत जरूरी है। अंतर मन में जितनी भी शक्तियां हैं उन्हें जगाने का ये बहुत अच्छा प्रयास होता है। और जब आप एकांत में होते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो अपने अंदर झांकते हैं, और सिर्फ झांकना ही नहीं बल्कि जैसे हम शरीर की बाहर से सफाई करते हैं वैसे उसी तरह से अंतर मन जो होता है वो भी अपने ध्यान के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से सफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और दूसरों के आदेश में खुश, क्रोध और उद्वेग अनुभव करने वाला मनुष्य उस शिशु की तरह होता है जो दूसरों की गोद से उतरना ही नहीं चाहता है। वैसे तो हिम्मत कर अकेले चलते रहते हैं, उनके साथ धीरे धीरे लोग जुड़ने भी लग जाते हैं। जो हिम्मत करके कहते हैं अकेले चल रहे हैं तो उनके साथ कारवां बढ़ ही जाता है, और इस तरह से वो जब कार्य करते हैं तो और एक दिन वो अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। और वैसे जब हम एकांत के पलों का आनंद ले रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे मस्तिष्क में तेजी से विचारों का आना शुरू हो जाता है। वे किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो काव्य के रूप में हो या गद्य के रूप में या किसी कहानी का आकार लेते शब्दों का समूह हो। कभी गीत बजने लगता है, यानी आप जैसा महसूस कर रहे हैं उन एकांत के पलों में वैसे ही विचारों की गति तीव्र होती चली जाती है और हम चाहें तो उसे लिख सकते हैं। कभी हमें कोई कार्य करने का विचार आ जाता है, समस्याओं का समाधान भी हमें उसी पल मिल जाता है। बिल्कुल। और कभी कभी एकांत में बैठना भी चाहिए मंजरी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें कई तरह के निर्णय लेने में इससे सफलता प्राप्त हो सकती है। आसपास और अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें सुलझा सकते हैं, लोगों की सहायता भी कर सकते हैं। इसके साथ ही उन विकारों को दूर भी कर सकते हैं जो व्यस्तता के चलते या किसी भ्रमवश मन में उगते चले जाते हैं, और उन्हें हटा भी हम सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एकांत में रहना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये ठीक बात है। और एकांत में रहने से मानसिक थकान भी थोड़ी दूर होती है। काम की जब व्यस्तता रहती है ना, हमारा दिमाग इतना आगे पीछे दौड़ता रहता है, इतनी बातें सोचता रहता है या इतने सारे निर्णय लेता रहता है कि हम थक जाते हैं। लेकिन उस थकान को कम करने के लिए ये जरूरी है कि एकांत में चुपचाप बैठा जाए और अपने विचारों को थोड़ा सा अंतर्मुखी किया जाए, अंदर झांकने की कोशिश किया जाए। और जब एकांत में होते हैं तो मन मस्तिष्क में आपस में युद्ध चलता रहता है विचारों का, और कहीं ना कहीं उसमें से प्रकाश नजर आने लगे जाता है और अपनी उलझनों को सुलझाने का अवसर भी हमें मिल ही जाता है। और तो ऐसा होता है एकांत। बिल्कुल। मुझे लगता है हम दोनों को ही अच्छा लगता होगा ना एकांत में बैठ। फिलहाल हम एकांत से आगे बढ़ते हैं और कुछ परिवर्तन लाते हैं। जी। की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए।
जरा से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला। जिसका ख्याल भूला ना मेरे दिल को कभी, जिसका ख्याल हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म में जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। कोई लो तरारारू, कोई लो तरारारू, ला 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 हीरा हीरा ला 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 ला। ला 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 ला। La 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 la। ला 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 ला। मंजरी ये गीत हमने सुन लिया और उसके बाद हम सखियों से बात करेंगे किचन की सफाई के बारे में, कुछ टिप्स उन्हें बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी सखियों के जो कुछ बातें उन्होंने लिखी है वो हम बिल्कुल पढ़ देते हैं। एक सखी लिखती हैं कि आज की तारीख में अगर हमको शांति या एकांत का वातावरण मिल रहा है तो हमसे बड़ा खुशकिस्मत कोई भी नहीं है। इस भागदौड़ और दम लेने की भी फुर्सत नहीं किसी को ऐसी दुनिया में, वहां हम अपने लिए अगर कुछ समय निकाल रहे हैं तो इससे बड़ा सुखद और हसीन पल शायद और कोई नहीं हो सकता। और एक और जो श्रोता उन्होंने लिखा कि कोरोना एक काम किए अनेक, एकांत का संसार लाया, सखी सहेली का साथ पाया, बदलाव बने रहे तरह तरह के और मेवे जैसे पौष्टिक मित्र बने। बहुत अच्छा लिखा है हाँ, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। और बाकी जो हमने गीत सुनवाए हमारे श्रोताओं को पसंद आ रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने हमें लिखा है। तो इस बात के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और अब किचन की सफाई की बात करते हैं। तो देखो, किचन की सफाई तो हम सभी करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि किचन ऐसी जगह है कि दिन भर भोजन बनता है, खाने की चीजें बनती है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गंदगी हो तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक का मंजू जी सारा वक्त वहीं गुजरता है। हाँ, ज्यादातर समय उनका किचन में गुजरता है। तो थोड़ी सी टिप्स आज हम देते हैं कि जो साफ करने वाली चीजें जैसे कि नींबू, बेकिंग सोडा, सिरका, ये सारी चीजें अपने को रसोई में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये सफाई के लिए बहुत और जैसे ओवन की सफाई की बात करते हैं तो जो हमें बेकिंग सोडा हमारे पास होता है उसको पानी के साथ आप उसका गाढ़ा पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को ओवन का प्लग पहले से निकालना है आपको और फिर अंदरूनी हिस्से पर स्पंज से इसका पेस्ट लगा देना है और इससे बेकिंग सोडा जो है वो भूरे रंग का हो जाएगा, क्योंकि उसमें गंदगी आ जाएगी जब आप करेंगे। और इसके बाद दूसरे भीगे कपड़े से उसे पोंछ दें और बाद में सूखे कपड़े से उसे पोंछ दें। इसको आपको धोने नहीं लग जाना है, क्योंकि
हाँ, ये विद्युत का, इलेक्ट्रिक का सामान है। जी। और जब भी आपको कुछ भी ऐसा करना है तो आप वो प्लग निकाल के ही करिए। और अगर बेकिंग सोडा रात भर लगाकर छोड़ते हैं या 1 से 2 घंटे के लिए, तो और भी अच्छी तरह से साफ हो जाता है। लेकिन अगर आप हफ्ते में 1 बार करना चाहें तो तुरंत ही कर दें। वैसे जब भी आप या 1 बार करें हफ्ते में, या आप तुरंत साफ कर दें। वैसे जब भी आप ओवन में कुछ बनाएं, ओवन ठंडा हो तभी उसे साफ करें। और कभी भी साफ करनी हो कोई चीज तो आप पैरों में चप्पल जरूर होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बिजली का झटका लगने से बचाएगा, है ना। और इसके अलावा एक कांच के बाउल में सिरका और सोडा मिलाकर भी साफ कर सकते हैं और ये चिकनाई को हटाने में मदद करेगा। और इसके जो रैक होते हैं ना, उन्हें टब में लेकर साफ करें और उसके बाद सूखा कर ही इसे इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे ही जैसे माइक्रोवेव होता है तो उसमें घी तेल के छींटे गिरते हैं तो वो गंदा हो जाता है। तो आप एक मग में आधा करीब उसमें पानी ले लें और एक छोटा चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट डालें और अब इसे माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए रख दीजिए। और वो जो मग होगा वो माइक्रोवेव वाला ही मग होगा या कांच का बाउल सेफ वाला होगा। और 10 मिनट के अंदर रखकर इसे आप ऐसे ही छोड़ दें। और जो भाप निकलेगी ना उससे तो जमा मैल और जो चिकनाई है वो वहां पर ढीली पड़ जाएगी और बाद में आप उसकी सफाई कर लीजिए। और मुलायम कपड़े का इस्तेमाल आप इसके लिए कीजिए। और कभी भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल उसके अंदर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका इंटीरियर जो है वो खराब हो जाता है। इसके अलावा एक पानी के बाउल में नींबू की कुछ बूंदे डालकर उबालें, कुछ देर बाद पोंछ लें अंदर से। जो अंदर की खराब जो गंध होती है वो भी दूर हो जाती है। और सफाई करने के बाद कुछ देर के लिए उसका ढक्कन जरूर खुला छोड़ें। हाँ, और इसके अलावा माइक्रोवेव बाउल में 2 कप पानी और 2 बड़े चम्मच सिरका मिलाएं और इसमें नारियल के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं और एक टूथपिक भी डालें इसमें। और टूथपिक पानी उबलने पर उसे बाहर नहीं गिरने देगी, ये इसलिए डाला जाता है। और कुछ समय बाद माइक्रोवेव को साफ कपड़े से पोंछ ले। बिल्कुल। और इसी तरह टोस्टर का जब इस्तेमाल होता है तो भी आप उसका प्लग निकाल दीजिए। जब वो बिल्कुल ठंडा हो तभी आप उसमें सफाई करें और उसमें कुछ नींबू की बूंदें आप लीजिए गर्म पानी के साथ और उसे आप साफ कर सकती हैं। और इसको बाद में आप सुखा लीजिए। अगर उसकी ट्रे बाहर के निकलने वाली होती है तो उसे ब्रश की मदद से साफ किया जाता है। और या आप उल्टा करके उसको, उसकी जो गंदगी होती है वो आप झाड़ सकती हैं, जिससे जब हम ब्रेड सेकते हैं तो जो उसके टुकड़े गिरते हैं तो वो उससे उल्टा करने से वो निकल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और अब हम वुडन कटिंग बोर्ड की बात करेंगे मंजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जब इसका उपयोग करते हैं तो उसमें कटने से बहुत सारे कट लग जाते हैं और उसकी हम सफाई पर ध्यान नहीं देते, वहाँ फंगस लग जाती है और वो फिर जो है बड़ी तकलीफ दे सकता है। तो अक्सर सब्जी वगैरह काटने के ये काम में आता है। इस्तेमाल करने के बाद इसे हमें क्या करना है कि सिरके और सोडे से इसे धो लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, प्याज की गंध भी दूर हो जाती है। और कभी कभी लिक्विड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको रोज ही हमें धोना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा नींबू का आधा टुकड़ा इस पे रगड़ कर पे कुछ देर के लिए छोड़ दे तो भी ये साफ हो जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ खाना बनाते समय स्टोव है, बर्नर है, स्टैंड है, उसमें गंदगी फंस जाती है तो इसे भी आप रोज साफ करें। और गैस धोते समय बर्नर ऊपर के हटा दें, क्योंकि अगर हम बर्नर नहीं हटाते तो क्या होता है, पानी के छींटे उसमें चले जाते हैं तो जलाने में दिक्कत होता है उसको। और जिससे वे सूखे रहेंगे जब हम बर्नर हटा के धोएंगे। और आप इसको दोबारा सावधानी से आप इसको लिक्विड सोप से साफ कर सकती हैं और इसको जला भी सकती हैं। बिल्कुल अच्छे से आपका साफ हो जाएगा तो जलेगा भी अच्छे से। और ऐसे ही आपको सिंक की भी सफाई करनी है। और लोहे के पैन को साफ करके आप तुरंत उसमें खाने वाला तेल लगा दीजिए, क्योंकि लोहे का एक चीज हम कोई यूज करते हैं तो उसमें जंग लगने का डर होता है, तो वो करना है। और जो सिंक में घी, मलाई या चिकनाई जैसी चीजें चली जाती है उसके पाइप में, तो उसके लिए आप कोई एसिड वगैरह डालिए और गर्म पानी जरूर डालिए, जिससे वो पाइपलाइन आपकी खुल जाए। और इसी के तरीके से जब हम क्या कहते हैं, चाय की छन्नी लोहे वाली जो स्टील वाली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें चारों तरफ गंदगी काफी जम जाती है। तो अक्सर क्या होता है, हम बीच से ही चाय छानते रहते हैं। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि उस छन्नी को अगर आप गैस पर जला देती हैं तो वो साफ हो जाती है। अच्छा, तो इस तरह से छोटी छोटी बातें किचन की सफाई में होती हैं। बिल्कुल। और रसोई घर में सिरका यानी कि विनेगर अवश्य रखें। ये बर्तनों के अलावा प्लेटफॉर्म साफ करने के काम आएगा। साथ ही कभी अगर पोछा लगाए, मतलब पोछा तो लगाती हैं, उसके साथ में आप कभी इसमें पानी में सिरके की कुछ बूंदे भी डाल दे तो वो भी उसके लिए उपयोगी साबित होगी, है ना। और हम सुनते हैं एक गीत। कहीं ना आज कहीं मत जा, फिर मिले ना
हुआ तेरा दीवाना, ठोकर में है सारा जमाना, मेरा क्या करेगा ये जहां। जाने वफा सच है किसको पता, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। कहीं न जा आज नहीं मनता, फिर मिले ना मिले ये पल ये समा, बाहों में आ जा। बाहों में आ जा, बाहों में आ जा। मंजरी, ये जी। गीत चाहे हमें कितना ही रोके कि कहीं मत जाए, लेकिन चूंकि हमें तो अब जाना ही होगा। हाँ, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो अब हमें अपनी सखियों से विदा लेना होगा। तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये समाप्त करने की हमें इजाजत जी। दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार।